ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे जिसको वाइटामिन्स कहते हैं। बहुत से लोग इसे विटामिन्स भी कहते हैं, हम वाइटामिन्स कह देंगे। भिन्नता होनी चाहिए ना, अलग अलग दिखना चाहिए लोगों को, इसलिए हम वाइटामिन्स कह देंगे इसे। तो हम पे नेक्स्ट जो है यार वो वाइटामिन्स है। देखो वाइटामिन्स कभी भी कोई एनर्जी नहीं देता। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये तो पावर सोर्स है, प्रोटीन भी पावर सोर्स है, एनर्जी मिलती है। वाइटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती, बट अगर इनकी कमी हो जाए तो भाई बहुत सीरियस इलनेस हो सकती है। इनके डेफिशिएंसी से बहुत नुकसान होता है। हालांकि इनके एबंडेंस से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर ये एक ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा हो गई तो ऐसे नहीं आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे, नहीं, बट कमी से बड़े नुकसान होते हैं। आपने ऐसे नुकसान देखे ही हैं, जैसे पोलियो हो गया, एड्स हो गया, एचआईवी हो गया, स्टेरिलिटी हो गया, स्कर्वी हो गया, बोन की डिफॉर्मिटी होती है, रिकेट्स हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो वाइटामिन्स क्या हैं आपके? तो वाइटामिन्स यार एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम डाइट में लेते हैं। डाइट में मतलब फूड के फॉर्म में या टैबलेट्स के फॉर्म में ये हैं। तो वाइटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाइटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड बाय डाइट। और डाइट में आपके फूड और केमिकल दोनों आते हैं, फूड एंड ड्रग्स, फूड एंड ड्रग्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म, बहुत कम अमाउंट में लेने पड़ेंगे, इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म सर्टेन बायोलॉजिकल फंक्शन, परफॉर्म सर्टेन बायोलॉजिकल फंक्शंस, ताकि कुछ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शंस हम कर पाएँ। ठीक है, फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी क्या सबको ही बोल देते हैं, फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, नॉर्मल मतलब क्या है यहाँ मैं बता देता हूँ। नॉर्मल मतलब यहाँ ऑप्टिमल है, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, सबको बराबर सस्टेनेबल तरीके से। तो देख लीजिए आप वाइटामिन्स क्या है। वाइटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हमें चाहिए डाइट में लेंगे, फूड के फॉर्म में, ड्रग के फॉर्म में साथियों, और कम अमाउंट में लेने ताकि काम चलता रहे। कुछ सुपर ह्यूमन तो आप बनेंगे नहीं इससे, काम चलता रहे बस, है ना, दुनिया चलती रहे, लाइफ चलती रहे, उसके लिए इन्हें लेना है। ठीक है, टू परफॉर्म सर्टेन बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्टिमल मतलब काम चलता रहे, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है यार, इनकी डेफिशिएंसी बहुत स्पेसिफिक डिजीज सीरियस वाली क्रिएट कर देती है। तो देयर एबंडेंस, पहले एबंडेंस देखते हैं। अगर इनकी एबंडेंस है, देयर एबंडेंस मे क्रिएट not much difference in human physiology, साइकोलॉजी नहीं है यार, फिजियोलॉजी है ना। फिजियोलॉजी पता है मतलब ह्यूमन की जो बॉडी है उस पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो ज़्यादा होने से कोई अफेक्ट नहीं करता, बट डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत सीरियस इलनेस हो सकती है, स्पेसिफिक डिजीज निकलती है भैया। ठीक है, बट their deficiency create specific illness। बहुत अलग अलग तरह के वाइटामिन्स होते हैं, ए बी सी डी। बी तो कॉम्प्लेक्स ही होता है पूरा, B1 B2 B6 ऐसे। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, आप कम हो जाए तो बीमारियां हो सकती हैं, स्पेसिफिक इलनेस हो सकती हैं। ठीक है, कहाँ से मिलते हैं? सोर्सेज आर, देखो प्राइमरी सोर्स तो प्लांट ही है, और दूसरा एनिमल गट्स। एनिमल का जो गट होता है, गट आपको पता है ना, ऑर्गन टिश्यू, वहाँ से प्लांट्स एंड एनिमल गट्स, वहाँ से मिलता है ये।
प्लांट्स एंड एनिमल गट्स, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये 2 तरह के वाइटामिन हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन। समझ आ ही रहा है आपको वाटर सॉल्युबल क्या होंगे, जो पानी में घुल जाएं। फैट सॉल्युबल क्या होगा, जो फैट में घुलेगा। देखो वाटर सॉल्युबल, जैसे आप नींबू का पानी पीते हो तो नींबू विटामिन सी को कंटेन करता है, ठीक है, और वो पानी में आसानी से घुल के नींबू पानी आप लोग पीते हो, ठीक है, तो वो एक तरह का वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है, विटामिन सी। तो डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे 2 तरह के हैं, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल वाइटामिन, एक तो हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन और दूसरे हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन वही है कि ये सॉल्युबल हो जाएंगे पानी में पर इनसॉल्युबल होंगे फैट और ऑयल में, ठीक है। तो दीज आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन फैट या ऑयल्स। और वहाँ उल्टा लिख लेंगे कि दे आर सॉल्युबल इन फैट ऑयल, दे आर सॉल्युबल इन फैट्स या ऑयल्स बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये चीज़ है, सॉल्युबल है फैट ऑयल में बट इनसॉल्युबल है वाटर में। कहाँ पाए जाएंगे तो यार वाटर सॉल्युबल आपके कहाँ पाए जाते हैं। वाटर सॉल्युबल को हम स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ विटामिन B12 स्टोर हो सकता है। बाकी वाटर सॉल्युबल, जैसे आप नींबू पानी पियो तो उसके बाद कभी तो आप पी के लिए जाओगे, यूरिन के डिस्पोजल के लिए तो जाना ही पड़ेगा आप लोगों को, है ना, ये चीज़ है। तो ये स्टोर नहीं होता बॉडी में। तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स कांट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, कांट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, इसे हम स्टोर नहीं कर सकते बॉडी में। दे आर रिमूव्ड इन यूरिन, रिमूव्ड हो जाता है यूरिन में। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट विटामिन B12, जो B12 कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन का, B12 वो रह जाता है बॉडी में, बाकी ये नहीं रह पाते। बाकी कोई भी, जैसे विटामिन C भी नहीं रह पाएगा, ये चीज़ें हैं। अच्छा, फैट सॉल्युबल आपको पता है, जैसे आपका लीवर में हो सकता है जमा, ठीक है। और एडिपोज जो होता है, एडिपोज क्या होता है, ऐसा टिश्यू होता है जो फैट को स्टोर करता है ना। जैसे पेट है, पेट में सीधा आपके इस जैसे पेट है, जो आपका एब्डोमेन एरिया है, उसमें एक फैट की वॉल होती है पहले, इनर लाइनिंग, तो वही चीज़ है ना। तो स्टोर्ड इन, ये होता है स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज। एक तो लीवर में होता है और दूसरा एडिपोज में होता है, ठीक है। स्टोर्ड इन लीवर और दूसरा है एडिपोज। एडिपोज क्या होता है, फैट जमा, फैट कलेक्टिंग टिश्यू, मतलब ऐसा टिश्यू जिसमें फैट कलेक्ट होता है, ठीक है, या फैट रहता है, ये चीज़ें। अब बस मेन हम क्लाइमेक्स पे पहुंच गए हैं, एग्जांपल लिख लो। तो वाटर सॉल्युबल का नींबू का पानी याद रखना। सबसे पहले तो विटामिन C होगा, एक ये विटामिन B12 दिख ही गया, विटामिन C है, विटामिन B12 है, ठीक है। और इसी से मिलते मिलते हैं, जैसे विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, और क्या होंगे, B6 होंगे, और B12 तो है ही। वहाँ पे आ जाएंगे सारे जो बचे A, D, K, E, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे A, D, K, E। एग्जाम्पल होंगे विटामिन A, फिर D, फिर K, फिर E, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। विटामिन A, D, K, E, वहाँ पे BC है, BC याद रखना, C भी याद रखना, हो जाएगा याद, ठीक है। चलो, अब इसका एक बड़ा सा चार्ट बनता है, नेम, सोर्सेज, डिजीज़ क्या होती हैं, तो ज़रा वो देख लेते हैं। क्लियर है, गुड। तो देखिए, विटामिन्स में एक साइड हम नेम लिख लेंगे, सोर्स लिख लेंगे और डिजीज़ लिख लेंगे, और सबको देखेंगे क्या क्या है बारी बारी से। एक बात याद रखना, ज़्यादातर उसमें सोर्सेज में आप हरी सब्जियां लिख सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो चलती है, सब विटामिन्स का स्रोत है, वो बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है।
तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ सोर्सेज आ जाएंगे और वहाँ डिजीज़ आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे नेम, इधर सोर्सेज और उधर डिजीज़, जो बीमारियाँ हैं वो आ जाएगी वहाँ पे, नेम, सोर्सेज और डिजीज़। तो पहले तो आपको पता है विटामिन ए होगा। पहला क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ कहाँ मिलता है ये पता है? दूध में मिलता है, मक्खन में मिलता है, गाजर, कैरेट, फ़िश लीवर ऑयल, फ़िश का जो लीवर होता है उसका ऑयल में मिलता है। तो फ़िश लीवर ऑयल कैरेट में मिलता है, मिल्क में मिलता है, बटर में मिलता है, मिल्क, कैरेट, बटर, इन सब चीज़ों में मिलता है विटामिन ए। कहाँ कहाँ? फ़िश लीवर ऑयल, मिल्क, कैरेट, बटर एक्सेट्रा। ठीक है, इससे क्या होता है यार, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है इससे बीमारी, और एक होती है ज़ीरो थैलेमिया। ज़ीरो थैलेमिया क्या होता है? देखो, नाइट ब्लाइंडनेस बाद में होगी, पहले क्या होगा, जो आपका कॉर्निया है वो सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता। आपको पता है एकोमोडेशन पावर, आपको पता है प्यूपिल जो होता है कम ज़्यादा हो जाता है, बड़ी रोशनी में जाते हो तो ऐसे हो जाता है, यूँ चौड़ा, कम रोशनी में जाते हो तो ऐसे होता है। तो वो है, तो एक तो इसमें नाइट ब्लाइंडनेस होगी, डिजीज़ नाइट ब्लाइंडनेस, और एक और होती है ज़ेरोथैलेमिया, ज़ेरोथैलेमिया मतलब हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया सख्त हो जाता है, ये चीज़ें क्लियर है। ये था विटामिन या विटामिन्स ए। इसके बाद आप लोग क्या देखोगे, विटामिन बी देख लो। बी बहुत सारे हैं, तो सारे इसमें देख लेंगे अलग अलग। तो विटामिन B1 देख लेते हैं पहले। विटामिन B1 का एक केमिकल नेम है, कॉमन नेम है वैसे तो, बट चलता है थायामीन। ठीक है, विटामिन B1 के सोर्सेज क्या हैं, जैसे ईस्ट हो गया, मिल्क हो गया, ग्रीन वेजी, सीरियल्स, अनाज, ये होते हैं। तो ईस्ट हो गया खमीर, सीरियल्स हो गया अनाज, जौ, गेहूँ, बारले, रागी, ये सारी चीज़ें। ग्रीन वेजी हो गई, और मिल्क भी है किसी हद तक। ठीक है, ये है। तो ईस्ट है, सीरियल्स हैं, ग्रीन वेजी है, मिल्क है। ठीक है, क्या होता है इससे आपको भी पता है, भूख नहीं लगती और ग्रोथ नहीं हो पाती। इस चीज़ को एक चीज़ बोलते हैं बेरी, क्या बोलते हैं उसे, नाइट ब्लाइंडनेस इसे, या ज़ीरोथैलेमिया, इसे बोलते हैं बेरी। भूख नहीं लगती, भूख मरी जाती है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट एंड ग्रोथ नहीं होती, बढ़ नहीं पाता बच्चा, तो रिटार्ड ग्रोथ हो जाती है, रिटार्ड। ये चीज़ आप लोग याद रखें। विटामिन B1 इतना हो गया। अब इसके बाद है विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, हमको भी याद नहीं रहते, बार बार देखना पड़ता है। लॉजिक वाली बात तो याद भी रहती है, तो पेपर के टाइम याद करना है इसे, ऐसी कोई बात नहीं है। विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन। कहाँ का मिलता है? एग का जो वाइट होता है, बॉइल्ड एग का जो वाइट होता है, एरियन, क्या बोलते हैं उसे, योग तो अंदर का होता है एग वाइट, लीवर में मिलता है, किडनी में मिलता है। तो लीवर किडनी मतलब जो नॉनवेज खाते हैं, गुर्दा, कलेजी, उनको मिलता है लीवर किडनी, और मिल्क में भी मिलता है। तो मिल्क हो गया, लीवर में मिलता है, एग वाइट में मिलता है, और कहाँ मिलता है? किडनी में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? किडनी में। क्लियर है? शाबाश यार। इससे क्या होता है, एक तो इससे पाचन, जो आपकी क्षमता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, और सी चीज़ें होती हैं इसमें। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के साथ विटामिन B2 से आपके चिलियोसिस होता है। चिलियोसिस पता है? चिलियोसिस, और बर्निंग सेंसेशन होती है स्किन में। चिलियोसिस एक बार गूगल कर लेना क्या चीज़ है, मैं भी भूल रहा हूँ। ठीक है, चिलियोसिस क्या चीज़ होती है वो देख लेना, है ना। और बर्निंग सेंसेशन होती है स्किन में, मतलब इन्फ्लेमेशन होता है स्किन में। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन इन स्किन, ये चीज़ है। 1.5 की स्पीड में देखो, फटाफट करो इसे। ठीक है, विटामिन B2, B1। इसके बाद है विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन।
विटामिन B6, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, क्लियर है? क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। कहाँ मिलता है? मिल्क में मिलता है। देखो ये एग वाइट में है, वो एग योक में, ये मिल्क में मिलता है, एग योक में मिलता है। और नॉन वेजी लोग हो, ओमनीवोर हो, तो आपको किडनी में भी मिलता है ये, ठीक है? या सबसे बढ़िया स्रोत तो इसका ग्राम्स होते हैं, ग्राम्स मतलब चने, चनों में मिलता है, ठीक है? देखो विटामिन बी के पूरे में तो सबसे फेमस बेरी है, ये सारी उसी से चीज़ रिलेटेड है। इसमें क्या होता है यार, आपका कन्वर्जन्स होते हैं। कन्वर्जन्स पता है? ऐंठन हो जाती है, ऐंठ पता है? जैसे गठिया पाई होता है वो चीज़, मुड़ती है बॉडी, डिफॉर्मिटी आ जाती है उसमें, मुड़ने, फिर आप बॉडी को मोड़ भी नहीं सकते अपने हिसाब से। तो ये तो कन्वर्जन्स को आप हिंदी में लिख लो, क्या बोलते हैं? ऐंठन, ऐंठन। समझ जाना, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना, वो समझ जाएंगे क्या कहना चाहते हो आप लोग, ठीक है? ये चीज़ है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए विटामिन B12 देखते हैं अब। विटामिन B12 या इसे बी कॉम्प्लेक्स तो मतलब पूरे को मिला के होता है, B12, B6, B1, B2, इन सबको मिला के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी सीधा दवाई आती है, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबाल्टमाइन या साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, ये इसका एक नेम है ना, साइंटिफिक नेम साइनोकोबालामाइन है। साइंटिफिक तो नहीं है, ट्रिवियल है, बट काम चल जाएगा उससे, है ना? ये कहाँ मिलता है यार? ये जनरली नॉनवेज आइटम में मिलता है, जैसे मीट हो गया, और रेड मीट की बात कर रहे हैं, लैम्ब में, गोट में, उनसे मीट हो गया, फ़िश हो गया, एग में मिलता है, और क्योंकि कर्ड में बैक्टीरिया होते हैं तो उसमें मिलता है। और इससे बीमारी क्या होती है? तो बीमारी इससे होती है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? रेड ब्लड सेल की कमी होती है, ठीक है? क्या होती है? रेड ब्लड सेल की कमी होती है। तो परनीशियस एनीमिया कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं? परनीशियस एनीमिया, ठीक है? जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसमें रेड ब्लड सेल की क्या होती है? कमी होती है, तो इसे बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। अपने इंग्लिश वाली में आंसर पूछ रहे हैं, परनीशियस मतलब क्या होता है, ठीक है? परनीशियस एनीमिया होता है लैक ऑफ रेड ब्लड सेल RBCs इन हेमोग्लोबिन, बस। इसके बाद विटामिन सी है। विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसका नाम, और आपको पता है वो सिट्रस फ्रूट में ज़्यादा मिलता है, और बहुत सी चीज़ों में भी मिलता है, ठीक है? तो अब हम पे विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। याद आया सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल था एस्कॉर्बिक एसिड का। तो विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, सिट्रस फ्रूट में मिलता है ये, ठीक है? सिट्रस फ्रूट में। और हरी सब्जी खाई हो आपने, तो हरी सब्जी भी थोड़ी खट्टी सी होती है, सौर सी, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, GLV भूलना मत, क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, लीफी है, ठीक है? और आपने आंवला सुना होगा, आंवला क्या बोलते हैं इसे? गॉड बोलते हैं कुछ, है ना? पता नहीं कौन सा गॉड बोलते हैं, पर गॉड होता है ये कोई, जैसे बिटर गॉड होता है वैसे भी इसे भी कुछ गॉड बोलते हैं, बट हम आंवला से काम चला लेंगे, है ना? ये है। और यार इससे बीमारी क्या होती है आपको भी पता है, स्कर्वी होती है। जो आपके मसूड़े होते हैं उसमें ब्लीडिंग होती है, स्कर्वी, गम ब्लीडिंग, मसूड़ों में ब्लीडिंग होती है। मसूड़े कहाँ होते हैं? दांतों में होता है ना, दांतों के ऊपर, दांतों के नीचे होते हैं, ठीक है? विटामिन सी हो गया। इसके बाद विटामिन डी होगा। विटामिन डी का, अच्छा विटामिन सी का एक और चीज़ लिख लेना, ये एंटीऑक्सीडेंट के जैसे भी काम आता है। किसके जैसे? एंटीऑक्सीडेंट के जैसे भी काम आता है। विटामिन डी की बात कर रहे थे, तो विटामिन डी का केमिकल नेम है एर्गो कैल्सीफेरोल, ठीक है? विटामिन डी कहाँ मिलता है? धूप से मिलता है यार, आपको सबसे मेन तो पता ही है, सनलाइट से मिलता है। सनलाइट, फिश और एग योक से मिलता है, एग योक,
तो सर एस्किमो पे विटामिन डी होता ही नहीं होगा ना? होता है। ऐसा थोड़ी कि वहाँ सनलाइट नहीं होती होगी, होती है, बट वो फ़िश का भी कंजम्पशन बहुत करते हैं ना, तो उन पे विटामिन डी की कमी नहीं होती है एस्किमोज लोगों में। इससे क्या होता है मेनली, तो इससे रिकेट्स होता है, बोन डिफॉर्मिटी होती है छोटे बच्चों में, ठीक है। हाँ, पोलियो मत समझना इसे, पोलियो में हड्डी तो होती है, पतली होती है, बट यहाँ डिफॉर्मिटी होती है, मुड़ जाते हैं हाथ हूथ बच्चों के ना, ये इसलिए बोलते हैं छोटे बच्चों के हाथ नाजुक होते हैं, उन्हें इतने तेज़ घुमाना नहीं चाहिए। गोल गोल घुमाते हो ना तुम अपने भाई बहनों को, इतने तेज़ नहीं करना चाहिए, अलग हो जाएगा उनका हाथ। तो इससे मेन होता है रिकेट्स। रेबीज़ नहीं है बेटा, रेबीज़ काटने से होता है जानवरों के, ये रिकेट्स है। रिकेट्स क्या होती है? बोन डिफॉर्मिटी होती है, बोन डिफॉर्मिटी। किसमें? चिल्ड्रन में। अब चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, फिर तो टीनेजर हो जाते हैं, फिर वयस्क होते हैं, अडल्ट। चिल्ड्रन समझ ही जाना 1 साल से लेकर 12 साल तक, ठीक है। और एक और चीज़ होती है ऑस्टियोमेलासिया, ये बड़ों लोगों में होती है, जिनकी हड्डियाँ थोड़ी वीक होती हैं बड़े लोगों में, और जॉइंट्स में पेन होता है। जॉइंट्स होते हैं ना जो जॉइंट्स, ये जॉइंट, इसमें पेन होता है अडल्ट में, तो उसको बोलते हैं ऑस्टोमोलोफिया, ऑस्टोमेलासिया, ऑस्टोमेलासिया। ऑस्टो होता है, ऑस्टोमेलासिया, ऑस्टोमेलासिया, ऑस्टियोमेलासिया होगा, ऑस्टियोमेलासिया, कोई बात नहीं, इससे काम चलेंगे। ऑस्टियोमेलासिया, वीक बोन्स, डेलिकेट बोन्स मत लिखना, वीक बोन्स लिखना है ना, वीक बोन्स एंड जॉइंट पेन, जॉइंट पेन इन अडल्ट्स, इन अडल्ट्स, वयस्क लोगों में, बड़े लोगों में। अडल्ट्स लिख लो या ओल्ड लोग लिख लो, ओल्ड मतलब दादा परदादा आप लोगों के हैं ना, वो चीज़। विटामिन डी हो गया। इसके बाद है विटामिन ई, विटामिन ई। विटामिन ई का तो नाम याद रख लोगे आप, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, क्या बोलते हैं इसे? टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, विटामिन ई, टोकोफेरोल, ठीक है। विटामिन ई कहाँ मिलता है? मेनली ऑयल में मिलता है, जैसे हो गया सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, और एक होता है व्हीट जम ऑयल, व्हीट जम ऑयल। ये मत समझना कि गेहूं से जो जर्म निकल रहे हैं उससे, व्हीट जम कोई और ही चीज़ होती है, तो व्हीट जम ऑयल होता है। विटामिन ई, विटामिन ई से आपको पता ही है क्या होती है, एक तो मसल्स वीक हो जाती हैं, दर्द होता है मसल्स में, और स्टेरिलिटी आती है, बांझपन, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स होने चाहिए वो निकलते नहीं हैं, स्पर्म की कमी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना, बांझपन। तो एक तो यहाँ लिख लेंगे स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी आप सब समझ ही गए हैं, और वीक मसल्स, कमज़ोर इंसान होता है ना उसको होता है ये वीक मसल, स्टेरिलिटी आप समझ ही गए हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। विटामिन के बचा और विटामिन एच बचा। विटामिन एच तो बायोटीन होता है, आप लोगों को पता ही है। विटामिन के देख लेते हैं और विटामिन एच देख लेते हैं अब। विटामिन के मेरे हिसाब से यहीं आ जाएगा, फिर विटामिन एच, विटामिन एच जिसे हम बोलते हैं बायोटीन, बायोटीन, TIN, ये बढ़िया नाम है, टोकोफेरोल। विटामिन के का नाम होता है फाइलो क्विनाइन, क्विनाइड कंपाउंड तो आपको पता ही है, वहीं से आया फाइलो क्विनाइन। बोल रहा हूँ आप ऑर्गेनिक कितने भी पढ़ लो, जो बेसिक 4 चैप्टर हैं ये तो रटना ही पड़ेगा, ठीक है। डबल एल आता है, कोई बात नहीं, फाइलो क्विनाइन। ये कहाँ मिलता है? ये ग्रीन लीफी वेजी और सीरियल्स, अनाज में मिलता है विटामिन के, ठीक है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और अनाज में, सीरियल्स में। विटामिन के से क्या कमी होती है? तो विटामिन के से जैसे आपका कहीं कट लगा तो जख्म भरने में बहुत टाइम लगता है, तो ब्लड की क्लॉटिंग होती है ना, वो जो प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। तो मेनली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका तो जख्म भरता ही नहीं इतना जल्दी, तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ है।
चलिए विटामिन एच देखिए, विटामिन एच मिलता कहाँ से? वही लीवर, किडनी और मिल्क। तो देखो मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल कहाँ कहाँ आ गया है ना, ये आपको खुद देखना है। और विटामिन एच से मेनली बालों और नाखूनों की प्रॉब्लम होती है, तो इससे डर्मेटिटीज़ होता है, डर्मेटिटीज़, हेयर लॉस, ये सारी चीज़ें होती हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट आप जानते ही हो क्या होता है, ठीक है, वहीं से होते हैं। तो डर्मेटिटीज़, हेयर लॉस और पैरालिसिस भी हो सकता है। पैरालिसिस पता है ना आप लोगों को क्या होता है? पैरालिसिस और कोमा में बहुत फ़र्क है ना, ये तो पैरालिसिस होता है। तो विटामिन यहीं ख़त्म होता हुआ, बस इसमें एक दो चीज़ें और हैं। एक आप देख लो, ए विटामिनोज क्या होता है और हाइपर विटामिनोज क्या होता है। हाइपर विटामिनोज मतलब वही चीज़, विटामिन बहुत ज़्यादा हो गए, और ए विटामिनोज मतलब क्या हो गया? एक विटामिन या एक से ज़्यादा विटामिन की कमी होना बॉडी में, ठीक है। तो वो देख लो, बहुत डीप नोट्स हैं ये जो आप बनाओगे, इससे बाहर से पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। तो आपको क्या क्या देखना है? ए विटामिनोज और हाइपर विटामिनोज। ए विटामिनोज और हाइपर विटामिनोज, हाइपर विटामिनोज। तो ए विटामिनोज कब प्रॉब्लम होगी? जब आपकी बॉडी में एक या एक से ज़्यादा क्या हो? विटामिन की कमी हो, ठीक है। तो ए विटामिनोज ऐसी कंडीशन होती है ह्यूमन बॉडी की, बीमारी तो नहीं है, एक ऐसी कंडीशन है जो कब होती है? जब डेफिशिएंसी हो एक या एक से ज़्यादा विटामिन्स की। तो ए विटामिनोज इज़ अ कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर देन वन विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स को ह्यूमन बॉडी से आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, या डेफिशिएंसी मतलब समझिए जाना लैक, ठीक है। तो कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर देन वन विटामिन्स। और वहाँ क्या होता है? हाइपर विटामिनोज ऐसी ह्यूमन फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पे आप विटामिन्स का ज़्यादा इंटेक कर लो। तो एक बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है, स्टेट है ह्यूमन की, है ना। तो कॉज ड्यू टू एक्सेस इंटेक ऑफ विटामिन्स। अब वो एक लो या एक से ज़्यादा लो टाइप के, ठीक है, इनसे तो होता है। तो ये कंडीशन आप याद रख लेना। तो ये चीज़ है, विटामिन्स यहाँ पे ख़त्म होता हुआ। थैंक यू। चलिए अब हम पे लास्ट क्लास बची है, बायोमोलिक्यूल में लास्ट क्लास है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपने सुना ही है, डीएनए और आरएनए। देखो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलके एक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी का कंपोनेंट बनाते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स पता है ना आपको? XX YY। XX क्या होता है पता है? फीमेल XX YY और XY होता है जो, ये चीज़ें मैं तो भूल भी गया। 46 क्रोमोसोम होते थे, यही चीज़ें थी ना। गुड, अब तो भूल गया मैं। चलो कोई नहीं। न्यूक्लिक एसिड देखेंगे, हाँ 46 ही होते थे, 23 22 ऐसे कुछ होता था न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड मेनली वही है, डीएनए आरएनए, हेरिडिटी से रिलेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स ना, जीन कैरेक्टर से, वो चीज़ें। तो देखो लिख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट क्रोमोसोम्स, ठीक है। टुगेदर आर द कॉन्स्टिट्यूट्स, टुगेदर आर द, अपन मैथ वाले तो जीन और हेरिडिटरी को एक ही चीज़ मानेंगे ना, यह है। बायो वालों को अच्छे से पता है वेक्टर वुक्टर क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें। तो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स टुगेदर आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स that define hereditary का जो वो कंपोनेंट या वो पार्ट जो ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्क्रीन, उसे जीन बोलते हैं। जीन भी आपको पता है, जीन वो चीज़ है
जो हेरिडिटरी को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ये चीज़ है, ठीक है। हेरिडिटरी होता है, हेरिडिटी होता है, हेरिडिटरी भी बोलते हैं, हेरिडिटी वैसे कहना सही है, हेरिडिटरी तो अफेक्ट हो गया, हेरिडिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये चीज़ है। तो न्यूक्लिक एसिड भी ना पॉलीमर्स के जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन किसके पॉलीमर होते हैं, पॉलीपेप्टाइड के, मतलब न्यूक्लिक एसिड के। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ऐसी न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये अमीनो एसिड के होते हैं। प्रोटीन जो हैं पॉलीमर होते हैं किसके, अमीनो एसिड के, प्रोटीन जो होते हैं पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के। ऐसे न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर होते हैं किसी चीज़ के, इनके जो मोनोमर यूनिट है उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो इसी वजह से न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। टाइड याद रखना, टाइड मतलब 3, ठीक है, टाइड मतलब सफ़ेदी नहीं है, न्यूक्लियोटाइड है, टाइड को 3 याद रखना। क्यों बोल रहा हूँ अभी पता चलेगा। तो न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स होगा। तो देयरफॉर ये जो न्यूक्लिक एसिड है इनको ऑल्सो नोन एज, इन्हें हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलेंगे। जैसे आपको पता ही है पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, मोनोमर के आगे पॉली लगा दो और मोनो हटा दो, तो इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। ये आप लोग याद रखना। इसके बाद ये 2 तरह के होते हैं यार, क्लास 11th में तो 2 ही तरह के हैं, एक है डीएनए और एक है आरएनए। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए सिर्फ क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए का डिफरेंस देख लेंगे। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। डीएनए में शुगर कौन सी है, डीऑक्सी राइबो शुगर है जो नाम है। आरएनए में शुगर कौन सी है, राइबो शुगर है। डीएनए का काम क्या है, जीन कैरेक्टर या हेरिडिटरी। आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऐसी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। अब इनका डिफरेंस ही देख लेंगे, ठीक है। ये है डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर नहीं आएंगे, मैथ वालों को बिल्कुल याद नहीं रहते, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो हार्ड है। हाँ, नीट नोट के लिए आप नेट से एक बार या अपनी एनसीईआरटी की बुक से, नूतन की बुक से, इन सब से आप देख लेना एक बार। तो हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए की, डीएनए और आरएनए की। ये डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए किसके लिए स्टैंड होता है साथियों, राइबो न्यूक्लिक एसिड के लिए। स्टैंड्स फॉर, ये दिख रहा है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ है, पहले भी लिखा था ना अभी। तो स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो इसमें शुगर प्रेजेंट होगी, क्योंकि यार शुगर तो इनमें होगी, बायोमॉलिक्यूल है, तो शुगर यही होगी डीऑक्सी राइबो शुगर। तो शुगर प्रेजेंट इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। और यहाँ जो शुगर प्रेजेंट होगी वो राइबोज शुगर होगी। बस ऊपर स्टैंड लिखा हुआ है, शुगर है, आँख है, एक बटन है, तो शुगर प्रेजेंट इज राइबोज शुगर। यहाँ पे जो शुगर प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, राइबोज शुगर होगी। क्लियर है। अब इसका क्या है फंक्शन, इसका है फंक्शन इज हेरिडिटरी जीन ट्रांसफर एंड स्टोरेज। तो इट्स फंक्शन इज हेरिडिटरी। अब हेरिडिटरी लगाएंगे, अब इसका प्रभाव देख रहे हैं। तो हेरिडिटरी जीन ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज, जमा भी रखता है ना, फिर वो जब मेटिंग होती है, मिलन होता है, उस समय मेल से फीमेल की तरफ जाता है, ठीक है। और इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। इट्स फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो ये बच्चे भी कर लेंगे सब। मेन फ़र्क आएगा बेसिस जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, बेस प्रेजेंट होता है इसमें,
BASES बेसिस होते हैं, ग्यूनाइन, एडेनाइन, साइटोसिन, यूरेसिल, ऐसे वहाँ थाइमाइन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो वही करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे बेसिस प्रेजेंट आर, बेसिस प्रेजेंट आर, देखो मेरे साथ देखो, एडीनाइन, एडीनाइन, एडीनाइन को ए लिखते हैं, ग्वानाइन, ग्वानाइन, ग्वानाइन को लिखते हैं जी, ठीक है, एडीनाइन, ग्वानाइन। साइटोसिन, 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 ऐसा ये नहीं होता है, साइटोसिन, साइटोसिन सी, एंड थाइमाइन, यहाँ पे होता है थाइमाइन, थाइमाइन को अंडरलाइन मार देना क्योंकि यहाँ पे बस यही अलग है, थाइमाइन अंडरलाइन कैपिटल टी, डीएनए में। वहाँ पे क्या होता है देखो आरएनए में, और थोड़ा ना इनके स्ट्रक्चर में नज़र मारना, जो भी आपके बुक में होंगे वो स्ट्रक्चर में नज़र मान लेना कि बेसिस कैसे हैं, ठीक है। ये बहुत 3-4 साल में एक बार पूछ लेते हैं, तो उसमें तो हम नोट्स नहीं बना सकते ना, बट एक बार नज़र मान लेना। कोई जो पेपर बना रहे उसे भी नहीं पता क्या आएगा, एडीनाइन पूछ लें, ग्वानाइन पूछ लें, आधे 1 मार्क्स का आता है। देखो यहाँ पे बेसिस प्रेजेंट जो, बेसिस प्रेजेंट आर, एडीनाइन तो है यहाँ पे, एडीनाइन है, ग्वानाइन भी है, ग्वानाइन, साइटोसिन भी है, साइटोसिन, एस या सी में मुझे दिक्कत है तो देख लेना। और यहाँ पे थाइमाइन की जगह यूरेसिल है, यूरेसिल, यूरेसिल, यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये याद रख लेना, दोनों में डिफरेंस यही है, यहाँ थाइमाइन है, वहाँ यूरेसिल है। ये बेसिक डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि बेसिस के टर्म्स पे क्या डिफरेंस है ना, तो थाइमाइन यहाँ होता है, यूरेसिल यहाँ होता है। बेसिस के टर्म में सिमिलरिटी क्या है कि सब में एजीसी होता है, एजीसी होता है, एडेनाइन, ग्वानाइन और साइटोसिन। अभी एक मेन और अगर एक्स्ट्रा देखना है तो यहाँ पे हेयर शुगर में जो है ना, इसकी दोनों की जो शुगर है, तो ऑक्सीजन का डिफरेंस बोल सकते हैं कि कहाँ है, ठीक है। तो इन शुगर, जो इसकी शुगर है ना, इन शुगर यहाँ पे नो ऑक्सीजन एटम इज़ प्रेजेंट एट, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो सेकंड डिग्री जो कार्बन होगा 2 डिग्री, अरे सेल्सियस मत समझना इसे, 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 डिग्री कार्बन होगा उसमें कोई ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं होगा, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ है, प्रेजेंट एट 2 डिग्री कार्बन, किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, O0 मत समझना, कान में पड़ेगा। तो इन शुगर नो ऑक्सीजन एटम इज़ प्रेजेंट एट 2 डिग्री कार्बन, वहाँ पे होती है प्रेजेंट, ये आप देख लेना, ठीक है, शाबाश। डीएनए का और ये डबल स्ट्रैंड का होता है, स्ट्रैंड पता है ना धागे, तो यहाँ डबल होते हैं, वहाँ सिंगल होते हैं, तो ये डबल स्ट्रैंड का होता है, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आते हैं, AGCT ऐसे, एडीनाइन का ग्वानाइन ऐसे, ठीक है। नहीं, एडीनाइन का थाइमाइन होता है, ग्वानाइन का साइटोसिन होता है, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंड होता है इसका स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंड, 2 धागे होते हैं मिले हुए, है ना, 2 धागे मजबूत होंगे, और ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो डी है तो डबल याद रखने लेना, तो ये होता है सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, और डबल स्ट्रैंड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये याद रखना। चलो अब देखो आरएनए 3 तरह के होते हैं, डीएनए तो डीएनए है एक ही तरह का, क्या बात, शाबाश सर, डीएनए तो डीएनए है। आरएनए 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, mRNA, tRNA, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए। तो ये नोट डाल के लिख लो आप कि आरएनए आर 3 टाइप्स, आरएनए जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला है mRNA, ऐसे लिखते हैं mRNA, जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर समझ लेना है ना, mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, M है मैसेंजर के लिए। दूसरा है rRNA, rRNA, आर होता है राइबोसोमल। देखो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मैथ वालों को भी समझ में आ जाए, बायो थोड़ी पढ़ानी है पूरी, एक ही चैप्टर ही तो है, तो पूरी बायो थोड़ी पढ़नी है, तो इसलिए तो रगड़ा मन नहीं है, गुड। और तीसरा होता है tRNA, टी मतलब ट्रांसफ़र आरएनए,
tRNA, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल मैसेंजर ट्रांसफ़र। ये क्लियर है? गुड। अच्छा, इसके बाद देखो हमने पढ़ा था कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो पॉलीमर होते हैं, किसके? न्यूक्लियोटाइड के। अब थोड़ा हमें ये देखना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या है वो तो देखेंगे नहीं, बट न्यूक्लियोटाइड बनता किससे है वो देख लेंगे। और उसी के जैसे एक होता है साइड, तो उन दोनों के बीच में भी डिफरेंस देख लेंगे, तो वो भी नोट में डाल लेना। न्यूक्लियोसाइड, साइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है किसका? वो पॉलीमर का जो कि कौन है? न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लियोटाइड्स, एक हो गया न्यूक्लियोसाइड, दूसरा हो गया न्यूक्लियोटाइड्स। देखो मैंने बोला था ना टी याद रखना, टी मतलब 3, और देखो साइड दे भाई, साइड दे। साइड मतलब क्या होता है? साइड तो 2 ही होती है, लेफ्ट या राइट, अप या डाउन, तो साइड मतलब 2 है, ठीक है। ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। टाई मतलब 3, साइड 2 ही होती है, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो 2 याद रख लेना ऐसे। इससे बड़े तो ट्रिक बन नहीं सकती इसकी, ठीक है। टाइड मतलब 3, साइड मतलब 2। अब क्या चीज़ होती है तो वो देखना है। तो देखो साइड में 3 चीज़ों से मिलके बनता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या? नाइट्रोजनस बेस, एक ऐसा बेस होगा जिसमें नाइट्रोजन हो, बेस आपको पता ही है कौन कौन से हैं। और साथ में होगी पेंटोज शुगर, ऐसे शुगर जिसमें 5 कार्बन हो, पेंटोज शुगर। तो टाइड साइड में तो इतना ही है। अब यहाँ पे देखो क्या है, फिर वही नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। तो एक ऐसा बेस लेना है जिसमें नाइट्रोजन हो, ठीक है। डोंट कन्फ्यूज इट विद अल्फा अमीनो एसिड, उसमें भी नाइट्रोजन होता है बट उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसी शुगर लेनी है जिसमें 5 कार्बन हो, तो पेंटोज शुगर लेनी। नाइट्रोजनस बेस हो गया, पेंटोज शुगर हो गया। मेन चीज़ क्या है यहाँ? एक नई चीज़ जिससे टाइड बना, 3 बना, तो वह है फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा? फॉस्फेट का ग्रुप होगा। फॉस्फेट आपको पता ही है क्या होता है ना, PO4 3- उसका ग्रुप होगा फॉस्फेट ग्रुप। तो ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिफरेंस है। ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही तो आप डायग्राम भी देख सकते हैं इसका, ठीक है। ये अब न्यूक्लियोसाइड ना 2 तरह के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का तो नहीं बोल रखा आपके कोर्स में, बट ये बोल रखा है न्यूक्लियोसाइड जो हैं 2 तरह के होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो नोट है, न्यूक्लियोसाइड आर ऑफ 2 टाइप्स। ये नोट में ही लिखना, न्यूक्लियोसाइड जो हैं 2 तरह के हैं। अब आप ये याद रखना, मैं न्यूक्लियोटाइड इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो 2 तरह के आपको पता ही हैं कौन से हैं कोर्स में, DNA और RNA, ठीक है। ऐसे ये भी हैं 2 तरह के न्यूक्लियोसाइड, 2 टाइप के हैं। एक तो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड और एक सिर्फ है राइबोन्यूक्लियोसाइड। जैसे राइबोन्यूक्लियोटाइड जो था, राइबोन्यूक्लियोटाइड है ना, वो 3 तरह के थे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऐसे ये भी हैं। तो न्यूक्लियोसाइड 2 तरह के हैं, एक तो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड। जैसे DNA RNA है वैसे ही है ये। वो न्यूक्लियोटाइड के लिए था, ये न्यूक्लियोसाइड के लिए। और एक होगा राइबोन्यूक्लियोसाइड, ठीक है, राइबोन्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ये चलो बहुत बढ़िया। अब एक नोट लिख लेंगे कि मैंने आपको बताया कि DNA की कॉम्प्लीमेंट्री मतलब डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है DNA का, और उसमें जो बेसिस होंगे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। A का T होता है, C का G होता है, एडेनाइन का थाइमाइन होता है कॉम्प्लीमेंट्री वो, और साइटोसिन का ग्वानाइन होता है। तो ये चीज़ है, तो वो नोट डाल के लिख लेंगे कि DNA हैज़ ड्यूप्लेक्स मतलब डबल स्ट्रैंड। DNA हैज़ ड्यूप्लेक्स डबल स्टोरी, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, ड्यूप्लेक्स डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, ठीक है। DNA का ड्यूप्लेक्स डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। कंसिस्ट ऑफ 2 चेन्स, 2 चेन्स पैरेलल होती हैं, है ना। कंसिस्ट ऑफ 2 चेन्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही तो DNA RNA बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड DNA ही तो है, तो 2 चेन होगी, 2 चेन से मिलकर बनेगा।
तो कंसिस्ट ऑफ 2 चेन्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड coiled together, nucleotides coiled together as हेलिकल फॉर्म में होगी शायद, हाँ, 2 चेन्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स coiled together as डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स दो हेलिकल शेप होगी, और वो 2 हेलिकल शेप आपस में कैसे होगी, कॉम्प्लीमेंटरी होगी, ठीक है, डबल हेलिक्स कॉम्प्लीमेंटरी, ठीक है। अब देखो जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें आपको पता है फॉस्फेट ग्रुप है, तो एक चीज़ याद रख लेना, उसमें फॉस्फेट ग्रुप जो आपका पेंटोज शुगर है उसके एस्टर बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाता है, तो कंटेन्स फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड, फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड, फॉस्फेट और एस्टर का क्या रहता है, बॉन्ड रहता है, तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है, सब रगड़ा ही है, तो कित कोशिश कर रहे हैं समझ में आ जाए और क्या। अच्छा देखो बेस पेयर, जहाँ पे बेस के पेयर्स होंगे वो आपस में कैसे जुड़े हैं, बेस के पेयर्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक है, आपस में कैसी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर है ना, आपस में, इंट्रा नहीं है, अंदर ही अंदर नहीं है। अब देखो पॉसिबल पेयरिंग क्या हो सकती है, पॉसिबल पेयरिंग, पॉसिबल जो पेयरिंग हो सकती है वो क्या हो सकती है, तो 2 हो सकती है यार, एक तो सी करेगा जी के साथ, साइटोसिन गुआनाइन के साथ करेगा, पता है ना सी जी क्या है, सी क्या है साइटोसिन, जी क्या है गुआनाइन, डीएनए में क्या होता है थाइमाइन, आरएनए में क्या होता है यूरेसिल अलग, ठीक है, सी करेगा जी के साथ, साइटोसिन करेगा गुआनाइन के साथ, और एडिनाइन करेगा थाइमाइन के साथ, ठीक है, साइटोसिन कर रहा है किसके साथ, गुआनाइन के साथ, एडिनाइन कर रहा है थाइमाइन के साथ, तो ये चीज़ है। तो डीएनए का क्या होता है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, जैसे डुप्लेक्स कोठी बनाते हैं ना लोग वैसे, तो डीएनए का डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, 2 चेन चलती है पॉलीपेप्टाइड की, सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की पैरेलल, और दोनों हेलिकल शेप की होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है। न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फेट और एस्टर बॉन्ड, और जो बेस के पेयर्स हैं जैसे ये हैं साइटोसिन और गुआनाइन, हमेशा साइटोसिन के साथ गुआनाइन और एडेनाइन के साथ थाइमाइन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और पॉसिबल पेयरिंग आपको दिख गई, ठीक है, गुड, ये चीज़ है। अब एक प्रोसेस यहाँ पे मेन है एनेलिंग। एनेलिंग आपने पहले भी देखा था सॉलिड स्टेट में, एनेलिंग में क्या होता है, सक्सेसिव कूलिंग और हीटिंग करते हैं, तो उससे इसमें क्या होता है, तो जब हम एनेलिंग करते हैं, सक्सेसिव कूलिंग एंड हीटिंग करते हैं जिसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड में, एक स्ट्रक्चर में, तो यार उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, ठीक है, हाइब्रिड फॉर्म आ जाती है, ठीक है, और इसमें ऐसी काफ़ी चीज़ें, तो ये देखो नोट डाल के लिखो कि पहला ये है एनेलिंग। एनेलिंग डीएनए के संदर्भ में, डीएनए के कंटेक्स्ट में साथियों क्या चीज़ है ये हम देखना चाहते हैं। तो एनेलिंग क्या होता है, एनेलिंग होता है कि अपॉन कूलिंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट्स, ठीक है, ये तो अपॉन कूलिंग, एनेलिंग आपको पता है पहले हीट करेंगे फिर कूल करेंगे, तो वही बात है, हीट के बाद जो कूल कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स गेट्स स्टार्टेड, ये चीज़ है, ठीक है। कूलिंग के बाद डीएनए स्ट्रैंड की क्या हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ये चीज़ है, गुड। फिर इसके बाद मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है यहाँ, मेल्टिंग टेम्परेचर जिसको हम टीएम बोलते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर टीएम वो टेम्परेचर है जहाँ दोनों स्ट्रैंड डीएनए के अलग हो जाएंगे, ये चीज़ है, ठीक है। तो टेम्परेचर एट विच द टू स्ट्रैंड्स जो फांके हैं, 2 स्ट्रैंड हैं अलग अलग, दोनों कैसे फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कम्प्लीटली सेपरेटेड, ये दोनों सेपरेट हो जाती हैं, कम्प्लीटली सेपरेटेड, ये चीज़ है, क्लियर, गुड। नेक्स्ट सी चीज़ हम क्या देखेंगे कि एडिनाइन और गुआनाइन, आपको पता है पीछे देखा आपने, ठीक है, ए का जी से होता है, सी का टी से होता है, ये देखा ना, सी का ए का टी से होता है, हाँ, एडिनाइन और थाइमाइन होता है, और साइटोसिन और जी होता है गुआनाइन,
ठीक है, वो याद रखना ATCG, ATCG, CG80, CG80 याद रखना है, ATCG। बट यहाँ मैं कुछ और चीज़ बता रहा हूँ, बायो वाले समझ जाएंगे, हमको जो रटना ही है कि एडिनाइन और जो गुआनाइन है ये प्यूरिन बेस होते हैं, प्यूरिन बेसिस होते हैं, प्यूरिन क्राइटेरिया के बेसिस होते हैं, ठीक है। इन RNA एज वेल एज इन DNA, इन RNA एज वेल एज इन DNA। तो यहाँ पे दो चीज़ें मेन बात थी सर, पहले तो ये समझाओ एडिनाइन और गुआनाइन क्या है, फिर ये बताओ प्यूरिन बेसिस क्या है। तो प्यूरिन बेसिस एक तरह का पैरामीटर है, ठीक है, और एक तरह का स्पेशल अरेंजमेंट है। और वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो एडिनाइन और जो गुआनाइन है वो कैसे बेस में पाई जाएगी, तो प्यूरिन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर में पाई जाएगी, RNA में भी और DNA में भी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम ये देखेंगे UNC, यूरेसिल एंड साइटोसिन, जैसे प्यूराइन होता है ना, ऐसे ही पायरामिडाइन होता है, पायरामिडाइन, ये दोनों एक तरह के पैरामीटर्स हैं। तो ये पायरामिडाइन बेसिस होता है, वो प्यूराइन है, ये पायरामिडाइन बेसिस है, ठीक है, पायरामिडाइन या पायरीमिडाइन होता होगा। इन RNA, ये RNA में होता है, ठीक है। UNC पायरामिडाइन बेसिस बनाते हैं RNA में, ANG प्यूरिन बेसिस बनाते हैं दोनों DNA और RNA में, बट UNC पायरामिडाइन बेसिस बनाते हैं RNA में। और एक आखिरी चीज़ यहाँ पे थाइमाइन एंड साइटोसिन, थाइमाइन एंड साइटोसिन, ये पायरामिडाइन, आपका चैप्टर तो ख़त्म हो गया, ये फालतू की चीज़ें चल रही हैं। पायरामिडाइन बेसिस होते हैं किसमें, सिर्फ DNA में, और ये सिर्फ RNA में। और प्यूराइन बेसिस ANG दोनों में होते हैं, RNA में भी और DNA में भी। क्लियर, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए कुछ नोट और देखेंगे, नोट ऐसे हैं कुछ और। चलिए देखें बाकी नोट क्या हैं। देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग आपको पता है फॉरेंसिक लेबोरेटरी में CBI जो लोग करते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। दया कुछ तो गड़बड़ है, तो वहाँ पे रहती है ना एक मैडम, वो करती है DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो ये किस किस चीज़ों के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज़ हो सकती है, तो एक तो यार कल्प्रिट जो है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, चोर कौन है ना। पैटर्नल ऑफ स्प्रिंग के पता करने के लिए, जैसे कोई माँ बाप बिछड़ गए बच्चों से, तो उसका पता लगाने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज़ करते हैं। और बहुत से ऐसे काम है, थेफ्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट नोट जो है हमारा वो है DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ यूज्ड टू, किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होती है, तो पहली फॉरेंसिक लैब में होती है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, फॉरेंसिक लैब में होगी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कल्प्रिट के लिए फॉर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, क्रिमिनल फॉरेंसिक लैब में फॉर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। दूसरा देखो, फॉरेंसिक लैब में होती है फॉर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। और क्या चीज़ है, और ये यार इंडिविजुअल के पैटर्निटी, ये भी मैंने आपको बताया, माँ बाप बच्चे से बिछड़ गए या बच्चा बिछड़ गए माँ बाप से, तो उनके DNA मैच कराते हैं तो बच्चे का पता चल जाता है। ऐसे स्पेशल केस आपने देखा था, ND तिवारी का हुआ था यहीं पे देहरादून में ना, ये चीज़ है। तो पैटर्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, कि उसके माता पिता कौन है। पैटर्निटी मतलब समझ जाना, माता पिता, ठीक है। गार्जियनशिप नहीं बोल रहा हूँ मैं, पैटर्निटी बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत फ़र्क है इसमें गार्जियनशिप और पैटर्निटी में। तो पैटर्निटी ऑफ इंडिविजुअल ये है। और जैसे यहाँ पे बाढ़ आई थी, केदारनाथ की बाढ़, तो उसमें यार पता करना है ना कि कौन किसका है, या कहीं कुछ अनफोर्सिन एक्सीडेंट हो गया, तो अगर बॉडी बहुत ख़राब हो गई, फेस फूस एकदम पिचक गया, ख़राब हो गया, तो DNA से ही तो पता लगाएंगे कि कौन है। मान लो डॉक्यूमेंट भी नहीं है साथ में, तो पता लगाना है ना बेटा, तो इससे ही पता लगेगा डेड बॉडीज़ का, DNA फिंगरप्रिंटिंग से। और सर हाथी पिचक गया, तो यार इतना मत सोचो, सारी उंगलियां थोड़ी ख़राब हो जाएंगी। चौथा, अब इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे इथनिक ग्रुप होता है, रेशियल ग्रुप, आदिवासी लोग,
उनका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए कि वो इवोल्यूशन कैसे करे। ये कहाँ पढ़ते हैं हम? एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, ह्यूमन स्टडी में, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी होती है एक चीज़, नहीं तुम वो मत समझो इसे, एंथ्रोपोलॉजी अलग चीज़ है। और जो तुम्हारे मन में आ रहा है, जो क्या बोलते हैं हम जिसमें हम फॉसिल्स देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, वो अलग चीज़ है ना। तो रेशियल ग्रुप्स आइडेंटिफिकेशन फॉर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। मेरे जहन में नहीं आ रही वो बात कि उसको क्या बोलते हैं, क्या होती थी वो चीज़ जहाँ पे हम ये पढ़ते थे, आर्कोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में बहुत फ़र्क है, ठीक है। ये बच्चों यहीं पे हम अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो थे, दो तरह के थे ना, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, वो देख लेते हैं थोड़ा। तो नोट डाल के लिख लेना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का 2 डिग्री स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये देखना चाहेंगे। तो 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको पता है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेट होता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड होता है। अल्फा हेलिकल फॉर्म में या प्लेट वाली फॉर्म में, बीटा प्लेटेड, 2 फॉर्म होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। क्या डिफरेंस बना सकते हैं यहाँ पे? तो एक तो यह है कि इसकी हेलिकल शेप होती है, और उसकी शीट लाइक शेप होती है, इसकी हेलिकल शेप होती है और उसकी शीट लाइक होती है। और क्या डिफरेंस बन सकते हैं? देखो दोनों में ही प्रोटीन है, प्रोटीन में अल्काइल ग्रुप होता है क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड होता है। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लार्ज होता है, अल्काइल ग्रुप इज़ लार्ज और वहाँ स्मॉल होता है। एक तो ये डिफरेंस ये हो गया, इतना लिख लोगे 2 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों लिख लोगे तो आ जाएंगे, बट हम तो कुछ एक्स्ट्रा ही करते हैं, ठीक है। अल्काइल ग्रुप इज़ स्मॉल, यहाँ पे छोटा होता है, वहाँ पे बड़ा होता है। और क्या बोल सकते हैं यार, यहाँ पे बोल सकते हैं अल्फा हेलिक्स ज़्यादा स्टेबल होता है, ये सारा साइंटिफिक डेटा है, मोर स्टेबल। और ये होता है लेस स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है, ये चीज़ है। और यहाँ पे होते हैं आपके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब यहाँ उसी स्ट्रक्चर के अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 स्ट्रक्चर के बीच में नहीं होता। तो यहाँ होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स भी होता है, जबकि वहाँ क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर तो नहीं होती, इंटरमोलिकुलर होती है, 2 बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर के बीच होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आप याद रखना, क्लियर है? शाबाश। अब कुछ नोट चलते रहेंगे, वो आप लोग देख लेना, बहुत छांट के बनाए हैं मैंने, एक्स्ट्रा एज मिलेगा आप लोगों को। तो क्या क्या है वो देखो, क्या है, हम पॉइंट्स में लिखते जाएंगे, ठीक है। आप लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एक्स्ट्रा एज देंगे, तो एक्स्ट्रा एज बूस्टर पॉइंट हो जाएंगे वो आपके, ठीक है। तो जैसे पहला पॉइंट क्या है कि जो अमाइलोज एंजाइम है और वो हमारे सलाइवा में पाई जाती है, अमाइलोज, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये 1 लाइनर है, आप देख लेना। अमाइलोज एंजाइम इन सलाइवा, अमाइलोज जो हमारी एंजाइम होती है सलाइवा में, वो कन्वर्ट करती है स्टार्च को, स्टार्च जैसे आप आलू खा लिया उसे शुगर में, माल्टोज में, ठीक है। तो अमाइलोज एंजाइम इन सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च, जो आप स्टार्च खाते हो है ना, मक्के से, मक्की, कॉर्न, पोटैटो, वहीं से, तो उसको चेंज करती है माल्टोज में। माल्टेज मत लिखना, माल्टेज एंजाइम है खुद। अमाइलोज जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करती है स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में, शुगर भी कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज की बात कर रहे हैं। दूसरा इंसुलिन होता है जो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं डायबिटिक पेशेंट, उसे हम ओरली नहीं ले सकते, उसे इंजेक्ट करना पड़ता है, उसे टैबलेट के फॉर्म में, या पी नहीं सकते जैसे टॉनिक है, तो वो चीज़ है दूसरी, क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा सलाइवा से, है ना, इसलिए नहीं करते। तो इंसुलिन कांट बी, इंसुलिन आपको पता है क्या है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, नहीं हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। अच्छा सर इंसुलिन एक और चीज़ है, बताओ क्या? प्रोटीन है। कौन सा? वाटर सॉल्युबल। शाबाश, बहुत बढ़िया। थर्ड स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना।
कौन सा प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है या फाइब्रस ग्लोबुलर, ठीक है। तो इंसुलिन कांट बी टेक ओरली, क्यों? एज इट गेट्स हाइड्रोलाइज, ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इसलिए इसे हम ओरली नहीं ले सकते। तो इंसुलिन कांट बी टेक ओरली एट इट्स गेट हाइड्रोलाइज into अल्फा अमीनो एसिड इन द माउथ, into अल्फा अमीनो एसिड इन द माउथ। तो समझ रहे हो आप, प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है, वो हाइड्रोलाइज हो गया, छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया अल्फा अमीनो एसिड में, इनटू माउथ, इसलिए ऐसा नहीं करते, ठीक है, ओरली नहीं ले सकते। तीसरा पॉइंट जो होगा वो ये है कि जो मेल्टिंग और सॉल्युबिलिटी होती है ना पानी में, किसकी? अमीनो एसिड की, वो हेलोजन एसिड से, अमाइन की जगह क्या आ जाए? हेलोजन एसिड आ जाए, उनसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यूटराइन फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक आयनिक बॉन्ड आ जाता है, इसलिए। तो हम ये देखेंगे। तीसरा है मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड आपको पता है RCH NH2 COOH, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्फा अमीनो एसिड किस में? सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज ग्रेटर देन हेलो एसिड, जो हमारे हेलो एसिड होते हैं, हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड भी बना लेते हैं, RCHX-COOH, हेलोजन हो जाएगा ना ये, ड्यू टू, वही आपको पता है, ज़्यूटराइन फॉर्मेशन, ड्यू टू ज़्यूटराइन फॉर्मेशन। देखो एक तो देखो ये कोवेलेंट बॉन्डेड है, साथ में आयनिक बॉन्ड बन गया ज़्यूटराइन की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव ना, ये है, ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये इधर आएगा, ठीक है, इधर आएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो ड्यू टू ज़्यूटराइन फॉर्मेशन, ड्यू टू ज़्यूटराइन विच इज़ आयनिक, आयनिक होता है ना, देखो आयंस आगे, या आप आयनिक की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दो चार्ज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो एक तो कोवेलेंट है, साथ में इस पर आयनिक बॉन्ड भी आ गया, इसमें दो फोर्स हैं, हेलोजन में तो है नहीं इतने फोर्स, ये है, ठीक है। हाँ हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, पर वो उसे जाएगा नहीं छोड़ के, ये चीज़ है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, चौथा पॉइंट क्या है? एक काम करते हैं, इनको लिख लेते हैं, तब एक साथ ही समझाता हूँ, तुम्हें टाइम बचेगा। चलिए, तो ये वो पॉइंट है जो हमें देखने थे। इनमें से देखिए पहला पॉइंट क्या है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। लैक्टोज जो है उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा, हमने पहले भी कवर करा था। लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज, साथ में गैलेक्टोज। माल्टोज का करते हैं तो बीटा डी ग्लूकोज मिलता है, दो। सुक्रोज का करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। अब मेन बात क्या है, देखो फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, CO ऑक्सो ग्रुप, बट तभी भी ये एल्डिहाइड के जैसे टॉलेंस रिएजेंट का सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है। ऐसा क्यों है कि जो फ्रक्टोज का जो बेसिक मीडियम बनेगा ना, बेसिक मीडियम, बेसिक मतलब हाईली बेसिक मीडियम जो बनेगा, तो उस बेसिक मीडियम में जब इक्विलिब्रियम आएगा तो फ्रक्टोज नहीं रहेगा। फ्रक्टोज 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें फ्रक्टोज तो होगा ही, साथ में कुछ फ्रक्टोज रिड्यूस हो जाएगा ग्लूकोज में और कुछ फ्रक्टोज रिड्यूस हो जाएगा मेनोज में। ग्लूकोज और मेनोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो ये जो फ्रक्टोज है इसने सिल्वर मिरर टेस्ट इसलिए दिया, अपनी वजह से नहीं दिया, क्योंकि जब ये हाइड्रोलिस मतलब जब इसका बेसिक जो हमारा मिक्सचर था वो जब इक्विलिब्रियम में आया तो उसने फ्रक्टोज ने ग्लूकोज भी दिया और मेनोज भी दिया, जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ग्लूकोज और मेनोज की वजह से इसने क्या दिया? टॉलेंस रिएजेंट का सिल्वर मिरर टेस्ट दिया। तो वही लिखा हुआ है, ऑल्दो फ्रक्टोज कंटेन कीटो ग्रुप बट इट गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट एज इन बेसिक मीडियम फ्रक्टोज गिव इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ फ्रक्टोज ग्लूकोज विच हैज CHO ग्रुप एंड मेनोज विच हैज CHO ग्रुप। बायोफ्यूल मतलब आपने सुना होगा नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो हमारी है, तो उसमें इथेनॉल का यूज़ करते हैं। इथेनॉल बहुत जगह से मिलता है, गन्ने से मिलता है, वेस्ट से मिलता है, काफ़ी चीज़ें। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन आर ऑल्सो द पॉसिबल कंटेंडर फॉर नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। इंडिया का आपको पता ही है, वो चाहता है कि हम 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल
ही सपोर्टेड देश हो जाए, कार्बन एमिशन कितना हो जाए, 0 हो जाए, ये सारी चीज़ें 2030 तक सारी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होंगी या ऐसी होंगी बायोफ्यूल वाली, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये चीज़ है। अब इसमें एक दिक्कत है, इसमें इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होता ना, इसमें ऐसा नहीं कि आपको डीजल और पेट्रोल डालना पड़ेगा और वो बनेगा, नहीं, स्पार्क नहीं। इनके इंजन क्या होता है, उसी समय सब चीज़ बनती है, आप बाई प्रोडक्ट डालो उसी समय प्रोडक्ट बनेगा, बाई प्रोडक्ट बनेगा, सब चीज़ उसी समय होती है। मतलब यहाँ पे तो जो हमारे इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं आजकल के, उसमें क्या होता है, पेट्रोल डालते हैं और अंदर स्पार्किंग चलती रहती है, हीट वेस्ट निकलती रहती है, मतलब आपको पहले से कुछ इनपुट प्रोडक्ट डालना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ उसी समय इनपुट प्रोडक्ट बनता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है उनसे प्रोडक्ट बनेगा उसी टाइम और निकलेगा भी। निकलता भी आपको क्या है, देखो आपको पता है हीट और वाटर ही निकलेगा और कुछ निकलता नहीं, तो ये चीज़ याद रख लेना। प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट है उनके 2 मेन फंक्शन है, आपको भी पता है, एक तो बायोफ्यूल। अब यहाँ बायोफ्यूल क्या है, प्लांट्स को भी तो ग्रो करना है ना, उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए बायोफ्यूल। और एक तो स्ट्रक्चरल मटेरियल जो होता है सेल का, प्लांट देखें आपने, प्लांट और जो ट्रीज़ होते हैं उनका कुछ तो स्ट्रक्चर होता है ना, टेक्सचर होता है, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। बीटा कॉम्प्लेक्स आप पूछ रहे थे, तो बीटा कॉम्प्लेक्स होता है B1, B2, B12, साथ में बायोटीन होता है, विटामिन H, फॉलिक एसिड और निकोटीनिक एसिड। हाँ, ये वही चीज़ है, निकोटीनिक एसिड जो होता है ये है। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है तो उसमें टबैको नहीं होता। हमारे जो इंडिया में रूल्स हैं प्रोहिबिशन के, नशा आदि के, वो टबैको बेस हैं कि जिसमें तंबाकू होगा उसको बैन करेंगे, निकोटिनिक वाले कोई नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है वो निकोटिनिक बेस थी, तो उस पर भी हमने बैन लगाया अब कि निकोटीन वाले जो हमारे प्रोडक्ट हैं, एक तो उससे गलत असर जाता है आप लोगों पे, दूसरा नशा आदि तो होता ही है, सेकेंडरी भी प्राइमरी भी, जो कर रहा है उसे भी और जो सूंघ रहा है उसे भी, ठीक है। ये जिस पे जा रही है वो धुआं, ये तो निकोटिनिक बेस बैन भी हमने शुरू कर दिया है। तो बीटा कॉम्प्लेक्स आप देख लेना, ये सारी चीज़ें, फॉलिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, विटामिन H, बायोटीन, B1, B2 और B12, B6 नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। ये काहे के लिए यूज़ होता है, बीटा कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का, कि जो फूड है उससे एनर्जी निकालो, तो फूड में एनर्जी तो होती है, बट उससे रिलीज़ कौन कराएगा, यही कराता है, फूड से एनर्जी रिलीज़ यही कराता है। क्लियर है, गुड, आगे देखते हैं। चलिए, लास्ट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखते हैं वो कुछ ऐसा है, देखिए क्या है कि जैसे सबसे मेन बात तो ये है कि ह्यूमंस में सेलुलोज जो एंजाइम होती है प्लांट में, वो ह्यूमन में नहीं होती। पहली बात तो ये है कि जो सेलुलोज एंजाइम है वो एब्सेंट होती है ह्यूमन में, ठीक है। अब जो 2-3 आएंगे वो कुछ ऐसा आएंगे कि अगर ह्यूमन बॉडी में ये एंजाइम नहीं हुई तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर स्ट्रेप्टोकिनेज एंजाइम ना हुई, कौन सी एंजाइम, स्ट्रेप्टोकिनेज एंजाइम ना हुई, अगर स्ट्रेप्टोकिनेज एंजाइम ना हुई तो होगा क्या, तो ये होगा कि ब्लड की क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी और हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकिनेज एंजाइम क्या है, अगर इसकी कमी हुई नहीं तो एक तो ब्लड क्लॉटिंग होगी, उसमें कमी हो जाएगी, होगी नहीं ब्लड क्लॉटिंग, दूसरी हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। अगर टायरोसिनेज एंजाइम ना हो, कौन सी एंजाइम, टायरोसिनेज एंजाइम ना हो तो एल्बिनिज़म हो जाता है। एल्बिनिज़म मेरे हिसाब से बौनापन होता है, देख लेना एक बार, एल्बिनिज़म, ओ सॉरी ड्वार्फिनिज़म होता है वो, एल्बिनिज़म भी कुछ ऐसी चीज़ होती है, देख लेना क्या डिजीज़ होती है। तो टायरोसिनेज एंजाइम नहीं होगी तो एल्बिनिज़म होता है, और अगर स्ट्रेप्टोकिनेज एंजाइम नहीं होगी तो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं पाती या हार्ट डिजीज़ भी होती है, ठीक है। ये फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया आप समझ ही गए, एक्सक्रीटा होता है जो है ना, स्टूल होते हैं जो आपका एक्सक्रीटा निकलता है, तो फिनाइल कीटोन यूरिया भी एक एक्सक्रीटा वाली कंडीशन है। ये कब होती है, जब आपके बॉडी में फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलोज एंजाइम नहीं होती, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलोज एंजाइम, भैया बायो वाले कैसे पढ़ते होंगे ये। तो देखो स्ट्रेप्टोकिनेज एंजाइम नहीं होगा अगर ह्यूमन बॉडी में, तो ब्लड क्लॉटिंग और हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हार्ट डिजीज़ होगी। एल्बिनिज़म डिजीज़ तब हो जाती है अब जब टायरोसिनेज एंजाइम नहीं होती। और एक एक्सक्रीटा वाली कंडीशन है फिनाइल कीटोन यूरिया, ये कब होती है, जब हम पे फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलोज एंजाइम, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलोज एंजाइम होती नहीं है बॉडी में। जनरली एड्रेनलिन तो आपको पता है क्या चीज़ होती है, एड्रेनलिन, इसको क्या बोलते हैं, फियर पे जीत दिलाने वाला, एकदम जोश वाला जो हमारा हार्मोन होता है वो होता है। तो एड्रेनालाइन सिक्रेट कौन करता है, एड्रीनल मेडुला आपको पता ही है, ठीक है, ब्रेन में होता है। तो एड्रीनल मेडुला जो ब्रेन का कंपोनेंट है
वो एड्रेनलिन जो हमारा हार्मोन होता है उसे रिलीज़ करता है। आपको पता है ना, रश वाला होता है, एकदम फुर्ती वाला, जोश वाला, वो चीज़ है। इससे क्या होता है यार, पल्स रेट बढ़ती है ना, दिल की धड़कन, बीपी को कंट्रोल करता है ये। दूसरा, इमरजेंसी के टाइम जैसे आपके सामने शेर आ गया तो आपको ये जोश देता है, ताकत देता है, निडरता देता है, ठीक है, लड़ने की क्षमता देता है ना। तो इमरजेंसी के टाइम ये क्या करता है, ग्लाइकोजन जो लीवर में पाया जाता है, लीवर का जो ग्लाइकोजन है उससे ग्लूकोज रिलीज़ करता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, और फैट से फैटी एसिड रिलीज़ करता है इमरजेंसी के टाइम। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर है भाई। एड्रेनलिन जो है, जो आपका एकदम रश वाला हार्मोन है, एकदम से जान देता है। एड्रेनलिन मेडुला जो ब्रेन में होती है वो सिक्रेट करेगी, पल्स रेट और बीपी को कंट्रोल करता है। इमरजेंसी के टाइम जैसे सामने कोई मौत खड़ी है, उस टाइम खतरा है, तो उस समय लीवर में जो ग्लाइकोजन है उससे ग्लूकोज रिलीज़ करेगा एनर्जी के लिए, और फैट में से फैटी एसिड रिलीज़ करता है। यह है, इतना कर लोगे 100% आपका बायोमोलिक्यूल ख़त्म हो गया। थैंक यू। ये चीज़ है। क्लियर, गुड, शाबाश।